अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 22 अप्रैल से 10 मई तक जारी रहने वाले शदीद तनाव और अस्करी तसादुम के बाद अब पाकिस्तान और भारत की हुकूमतों ने सिफारती कोशिशें तेज कर दी हैं। भारत में हुकूमती और अपोजिशन जमातों पर मुश्तमिल वफूद मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पर है। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर की सरबराही में वफ्द अमरीका में भारतीय बयानिया पेश कर रहा है। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान का सिफारती वफ्द अभी तक बैरून मुल्क नहीं गया है। ताहम खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के साथ दोस्त ममालिक के दौरे पर हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की का दौरा मुकम्मल करके 2 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुँच गए हैं, जहाँ उनकी ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात हुई। ईरान के दौरे के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान और ताजिकिस्तान भी जाएंगे। दूसरी जानिब भारतीय सिफारती वफूद भी दुनिया को भारत के पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए पर कायल करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं और ख़ुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारत के अंदर ये कोशिश कर रहे हैं कि वो ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी को अवाम में कामयाबी के तौर पर पेश कर सकें और अंदरूनी तनकीद का रुख मोड़कर माजी की तरह सियासी फ़ायदा उठाएं और वोट हासिल करें। नरेंद्र मोदी अवाम में बयानिया बनाने के लिए बॉलीवुड फिल्मों की तरह डायलॉग्स का सहारा ले रहे हैं, जिससे अपोजिशन उनका मजाक उड़ा रही है, मगर नरेंद्र मोदी नहीं रुक रहे हैं और सवाल उठा रही है अपोजिशन कि नरेंद्र मोदी अपनी तारीफ़ें करने और ख़ुद नुमाई से बाहर निकलकर ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक उठने वाले सवालात का जवाब क्यों नहीं दे देते। आज नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जलसे से खिताब किया, मगर एक बार फिर अपोजिशन के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। ना ही सदर ट्रंप या अमेरिका का जिक्र किया, बल्कि उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को बराह रास्त धमकियां दी। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। वज़ीर आज़म मोदी जलसों में हर गुजरते दिन के साथ ऐसे बयान दे रहे हैं, बल्कि ऐसे धमकियां दे रहे हैं जो एक वज़ीर आज़म को ज़ेब नहीं देता, ख़ासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद बिल्कुल ज़ेब नहीं देता। और साथ ही भारतीय मीडिया में भी सर्कस लगा हुआ है। भारतीय मीडिया में हुब्बुल वतनी की बहस अब इस हद तक पहुंच गई है कि सियासी जमातों के रहनुमा बाप दादा का हवाला देकर एक दूसरे की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा रहे हैं। जी, मैं अपने पिताजी को लेकर बड़ा सेंसिटिव पर्सनल नहीं सर। मेरे पिताजी का देहांत तब हुआ जब मैं 5 साल का था। के लिए कुछ मेरे पिताजी के लिए अगर बोलेंगे तो मैं आपके बाप दादाओं का क्या इतिहास रहा है मैं बताना शुरू कर दूंगा। बॉयज विल बी बताइए, चलिए क्या इतिहास रहा मेरे बाप दादा का इतिहास बताइए। आप मेरे पापा को बोलेंगे गलत तरीका है, ये अब ये नहीं चलेगा। की बात कहने की बात आदत पड़ गई। मैं मेरे बाप दादा का इतिहास बताइए। मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। बताइए मेरे बाप दादा का। मैंने इनका बाप कहा, फिर से कर रहे हैं आपने इनके बीजेपी के प्रवक्ता ने उसने बोला था ऑन एयर कि मोदी देश का बाप है। बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला था। उन्होंने पहले मेरे बाप दादा का इतिहास बताइए। मेरे परदादा 1857 में शहीद हुए, मेरे दादा 1942 में जेल में रहे, 99 में मेरे भाई लड़ रहे थे। सिर्फ यही नहीं, भारत में इंतहा पसंद सोच रखने वाले सहाफ़ी और रिपोर्टर्स बॉलीवुड अदाकारों के पीछे पड़े हुए हैं और उनकी हुब्बुल वतनी पर सवालात उठा रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं कि पहलगाम वाक़या और ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का रवैया ऐसा नहीं था जैसा एक हुब्बुल वतन भारतीय शहरी का होना चाहिए था। और अब इस दबाव से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी तंग आ रहे हैं। सर, बॉलीवुड ने बहुत कुछ बोला है। आप बार बार आप लोग जब बॉलीवुड ने नहीं बोला बोलते गलत बोला। जिनको बोलना है बोले। भारतीय मीडिया की इस हरकतों से बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान भी महफूज नहीं है। हालिया तनाज़े में जब तुर्की ने पाकिस्तान की हिमायत की तो भारत में तुर्की के बॉयकॉट मुहिम शुरू हो गई और बात यहाँ तक चली गई है कि जो कभी तुर्की गया या जिसने कभी वहाँ तालीम हासिल की या जिसने माजी में ही सही तुर्की में फिल्म बनाई, उसकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाया जा रहा है। रिपब्लिक टीवी के एंकर पर्सन अर्नब गोस्वामी ने आमिर खान पर सवाल उठा दिया कि उन्होंने क्यों 2022 में तुर्की में फिल्म बनाई, हालांकि बॉलीवुड में मुतादिद फिल्में तुर्की में बनी हैं। आमिर खान पर तुर्क सदर एर्दोगान और उनकी अहलिया से माजी में मिलने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि खुद वज़ीर आज़म मोदी गुज़िश्ता 10 बरसों में मुतादिद दफ़ा सदर एर्दोगान से मिल चुके हैं, मगर अर्नब गोस्वामी आमिर खान की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी को सबसे बड़ा हुब्बुल वतन कहते हैं वो। There you are, Amir Khan, meeting the Turkish First Lady, Emin Erdogan, during Lal Singh Chadda's shooting, right? Now remember, when you were doing that, Amir, when you were doing that, obviously you knew that this country is against Bharat. Why did you still do that? Why do you pretend, Amir, to be non-political when the fact is that when it comes to taking sides with countries which are against national interest, you're willing to go all out as long as it helps you. Now, Lal Singh Chadda was a flop, and I think one of the reasons it was a flop is because you shot it in Turkey, if that is the case. But I want to know that while you are in India, you say you feel alarmed by the state of India. You suggest that you and your then wife even thought of leaving India. So situations like this, you make these
political statements. When it comes to having tea, dinner, taking pictures with Erdogan, you're very happy. Look at that picture again. It's almost like he's taking a statesman meeting a statesman kind of situation. Show that picture again. आमिर खान पर तनकीद के अलावा तुर्की के बायकॉट के मामले पर अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम में कांग्रेस से मुतालिक भी फेक न्यूज़ चलाई गई, जिस पर रिपब्लिक टीवी को माजरत तक शाया करनी पड़ी। है फेक न्यूज़ तुर्की के बायकॉट के तनाजुर में चलाई गई थी। अर्नब गोस्वामी ने अपने प्रोग्राम में भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए दावा कर दिया कि कांग्रेस का तुर्की में रजिस्टर्ड दफ्तर है और प्रोग्राम में कांग्रेस का दफ्तर करार देते हुए इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर की तस्वीर चला दी गई। I want to ask you something. What kind of business does your party have in Turkey? Did you know, viewers, the Congress party has a registered office in Turkey? That in 2019, Rahul Gandhi said that we must open a big office in Turkey, where a man called Mohammad Yusuf Khan was appointed to lead the extensive operations of the Congress party in Istanbul. प्रोग्राम का ये क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तनकीद हुई कि भारत की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात को बदनाम करने के लिए अर्नब गोस्वामी ने एक झूठी खबर और तस्वीर का सहारा लिया, क्योंकि इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर भारतीय सियासी जमात कांग्रेस का दफ्तर नहीं बल्कि एक कन्वेंशन सेंटर है जिसको इस्तांबुल की मकामी इंतजामिया चलाती है और ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए इस्तेमाल होता है। माजी में भी अर्नब गोस्वामी ये दावा कर चुके हैं कि काबुल में सेरीना होटल के 5वें फ्लोर पर ISI का दफ्तर है। फिर उनको उनके प्रोग्राम में मेहमान ने बताया कि सेरीना होटल काबुल में तो 2 ही फ्लोर हैं। भारतीय मीडिया की इन हरकतों की वजह से भारतीय अवाम यहाँ तक के भारतीय कॉमेडियन भी मजाक उड़ा रहे हैं। तो पाकिस्तान तो खत्म हो ही गया। कहाँ खत्म हुआ? हाँ, बड़े हम चैनल में देखे हैं कि कराची कब्जा हो गया, फलाना कब्जा हो गया, आधा पाकिस्तान आ गया। और ये भी नहीं आप जैसा छोटा मोटा नहीं मैडम जी, बड़े बड़े चैनल को देखे हैं। तो मोदी जी क्या सोचे कि अरे पाकिस्तान कब्जा हो ही गया। We should be very careful what we believe in these days, right? My parents used to tell me not to watch WWF. They would say it's fake, it's primitive, it incites violence. Now I have to tell them the same about news channels. आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। Identifying fake news should be made part of the curriculum in schools. It's that important. But then the same people write the textbooks also. इसीलिए भारतीय मीडिया मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय अवाम ने पाक भारत तनाज़े के दौरान पुराने IPL मैचेस देखे। भारतीय न्यूज़ मीडिया की व्यूअरशिप में इजाफा नहीं हुआ। तो ये देखिए खबर मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। टीवी न्यूज़ से दूरी, वॉर वीक में भी दर्शकों के लिए तरसे। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव वाले हफ्ते में भी टीवी न्यूज़ चैनलों की व्यूअरशिप में खास इजाफा नहीं हुआ। बार्क इंडिया के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 7 से 8 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी देश की बड़ी आबादी IPL से जुड़ी रही। सोचिए वो लोग IPL देखने में ज़्यादा मशरूफ थे। 8 मई को IPL का धर्मशाला में चल रहा मैच भारत पाक सैन्य संघर्ष के कारण बीच में ही रोकना पड़ा। इसके बावजूद IPL की व्यूअरशिप में गिरावट नहीं आई, क्योंकि लोगों को पता है कि ऐसी सिचुएशन में हम लोग न्यूज़ चैनल्स भी क्यों देखें, क्योंकि ये लोग तो झूठी दिखाने वाले हैं। और यही हुआ भी। सोचिए ऐसे समय पर भी ये लोग व्यूज नहीं ले पाए, व्यूअरशिप नहीं ले पाए, ट्रस्ट नहीं गेन कर पाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 मई की सुबह 10:30 बजे हुई पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह शामिल थीं। तब कोई IPL मैच नहीं चल रहा था। इसके बावजूद हिंदी न्यूज़ चैनलों को कुल 3,527 AMA ही मिले। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 8 मई को शाम 5:45 से 6:25 के बीच हुई, जिसमें व्यूअरशिप और गिरकर 2,148 AMA रह गई। अब आप सोचिए कि हिंदी न्यूज़ चैनलों से 2 गुने दर्शक तो IPL के पुराने मैच देख रहे थे। जब IPL रद्द हो गया तो IPL की व्यूअरशिप क्यों नहीं गिरी और इन लोगों की व्यूअरशिप क्यों गिरती चली गई? सोचिए लोग IPL के पुराने जो मैच थे वो तक देखने चले गए, उसकी व्यूअरशिप दुगनी हो गई और इन लोगों को देखना पसंद नहीं किया, क्योंकि लोगों को यही लग रहा है ना, जब एंटरटेनमेंट ही देखना है, क्योंकि न्यूज़ के नाम पे तो एंटरटेनमेंट दिख रहा है, इससे अच्छा जाकर एंटरटेनमेंट ही देख लो। कम से कम जो एंटरटेनमेंट के तौर पर आपको दिख रहा है वो सच तो दिख रहा है। यहाँ तो सच सब कुछ झूठ है और ये साबित भी हुआ। और फिर बोल रहे हैं क्या हुआ, क्या हुआ, मतलब कि कुछ नहीं हुआ। तुम सिर्फ एक अव्वल दर्जे के मूर्ख लोग हो और सिर्फ हमारे देश का नाम मिट्टी में मिलाने के लिए लगे हुए हो। चलते चलिए, देखते चलिए। अगर बोलने लिखने पर इस तरह से FIR होती रहेगी, गिरफ्तारियां होती रहेंगी, तो आप अपनी आंखों का क्या करेंगे जिसका काम देखना ही है? जब सुनना ही नहीं है तो आप अपने कानों का क्या करेंगे जिसका काम सुनना ही है? जब देखना और सुनना ही नहीं है तो इस जुबान का क्या करेंगे जिसका काम बोलना ही है? जब देखना नहीं है, सुनना नहीं है, बोलना नहीं है, तो आपको लोकतंत्र क्यों चाहिए? क्या करेंगे? IPL का मैच
मैच देखने के लिए तो जेल में भी इसका इंतजाम किया जा सकता है। वैसे भी लोग युद्ध का कवरेज नहीं देख रहे थे। रिपोर्ट आई है कि तमाम हिंदी चैनलों के दर्शकों की तुलना में उससे ज्यादा 2 गुना लोग क्रिकेट के पुराने मैच देख रहे थे। क्या लोग राष्ट्रवाद का खेल समझने लगे हैं? इसके अलावा भारत में वजीर आजम मोदी पर तनकीद हो रही है कि वो खुद को बहुत बहादुर कहते हैं, मगर सदर ट्रंप को जवाब देने की उनमें हिम्मत नहीं है। यहाँ तक कि अगर उनका कोई हामी या पार्टी रहनुमा ट्रंप पर तनकीद कर दे तो नरेंद्र मोदी उस तनकीद से भी घबरा जाते हैं और फौरन ये बयान डिलीट करवा देते हैं। हालिया तनाज़े के दौरान मारूफ भारतीय अदाकारा कंगना रनौत, जो बीजेपी की रुकने पार्लियामेंट भी हैं, उन्होंने एक्स पर ट्रंप के खिलाफ पोस्ट किया, जो बीजेपी के सदर जगत प्रकाश नड्डा ने उनसे डिलीट करवा दिया। कंगना रनौत ने ट्वीट में लिखा था कि ट्रंप अमेरिका का सदर होगा, मगर सबसे ज्यादा महबूब लीडर तो भारतीय वजीर आजम मोदी हैं। ट्रंप बेशक अल्फा मेल होगा, मगर मोदी तमाम अल्फा मेल्स का बाप है। तो क्या सदर ट्रंप मोदी से जलन का शिकार हैं या उन्हें मोदी से कोई इनसिक्योरिटी है? मगर थोड़ी देर बाद कंगना रनौत ने ये पोस्ट डिलीट कर दी और एक और पोस्ट में लिखा कि मुझे बीजेपी के सदर जगत प्रकाश नड्डा ने फ़ोन किया और कहा कि सदर ट्रंप के हवाले से अपनी ट्वीट डिलीट कर दो। मुझे अफसोस है कि मैंने अपने ख्यालात का इजहार इस तरह से किया। उनके कहने पर मैंने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट भी डिलीट कर दी है। और इस बात पर अपोजिशन जमातें मोदी सरकार का मजाक उड़ा रही हैं कि नरेंद्र मोदी में ट्रंप का जवाब देने की हिम्मत और जरूरत नहीं है। इसी तरह नरेंद्र मोदी की हिमायती हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS पर भी भारत में तनकीद हो रही है। RSS ने महाराष्ट्र में एक रैली निकाली जिसमें RSS के कारकुन डंडे लिए नजर आ रहे हैं और इस पर कांग्रेस तनकीद कर रही है कि रैली में एक भी भारतीय झंडा नजर नहीं आ रहा है। RSS की रैली का ये मंजर देखिए। इसके अलावा भारत में तनकीद बढ़ रही है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने 11 साल इक़्तिदार में अमेरिका तक को भारत से दूर कर दिया है और अपने गलत इक़दाम और फैसलों से पाकिस्तान और चीन को मज़ीद करीब कर दिया है। इस वक्त भारतीय हुकूमत ने तमाम जमातों पर मुश्तमिल सिफारती वफूद दुनिया में भेजे हुए हैं। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर की क़यादत में वफ़द अमेरिका का दौरा कर रहा है। शशि थरूर जनवरी 2016 में होने वाला पठानकोट वाक़े और उसके बाद होने वाली तहकीकात में पाकिस्तान की शमूलियत का हवाला देते हुए बयानिया बना रहे हैं कि तहकीकात से कुछ हासिल नहीं होगा। But in 2015, in January, there was an attack on an Indian air base, a place called Pathankot. And our Prime Minister had just made a goodwill visit to Pakistan the previous month. On the 25th of December, he'd attended the birthday celebrations of then Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif, whose granddaughter's wedding was on the same day. He'd given gifts. So when this happened, he was so astonished that he actually called the Pakistani Prime Minister and said, why don't you join the investigation? Let's solve who's doing this. And the Pakistani, you can imagine the horror of the Indian military establishment at this idea that Pakistani investigators are going to come to an Indian airbase. But they came and they went back to Pakistan and said, oh, the Indians did it to themselves. That was the last straw. पाकिस्तानी वफ़द इसको कैसे काउंटर करेगा, हमारे साथ मौजूद है नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबिक सफ़ीर बराए अमेरिका और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में तश्कील दिए गए पाकिस्तान के सिफारती वफ़द की रुकन शेरी रहमान साहबा। शेरी रहमान साहबा, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। नरेंद्र मोदी तो ज़ाहिर है वो जो अपनी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसमें धमकियाँ ही दे रहे हैं। अब तो कह रहे हैं पाकिस्तान खाना खाओ वरना गोली खाओ, इस किस्म के फिल्मी डायलॉग्स मार रहे हैं। शशि थरूर जो बाहर मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से ने माजी में भी कहा कि हम ताउन करेंगे, मगर पठानकोट के बाद ताउन करने के बजाय उन्होंने उल्टा हम पर इल्ज़ाम लगा दिया था और वहाँ से बात जो है मामलात ख़राब हुए। पाकिस्तान क्या अपना डिफेंस रखेगा जाएगा? तो जी शुक्रिया शाहजेब। पहले तो डिफेंस इनको करना पड़ेगा। जब पाकिस्तान का वफ़द जो चेयरमैन बिलावल की सरबराही के मातहत वहाँ पहुँचेगा तो इनको भी अपना दिफा करना पड़ेगा। भी इसलिए कह रही क्योंकि इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा एक चार्जशीट बनाई हुई है पाकिस्तान पे। और पाकिस्तान की देखिए सफारतकारी ऐसी रही है कि हम अक्सर व बेशतर अपने काम से काम रखते हैं और जैसे हमें कुछ मिलता है, एविडेंस मिलती है तो कोई जंग का तबल तो नहीं बच जाता। आपको कलभूषण यादव मिला मसलन, तो वो जो कर रहा था वहाँ पे, वो वहाँ अनियंस तो नहीं प्याज तो नहीं बेचने आया था, प्याज टमाटर जो तिजारत होती है वाघा बॉर्डर पे, वो वहाँ जासूसी मुकम्मल तौर पर और दहशतगर्दी के ताने बाने बुनने आया था। वो उसके बाद यगे बाद दीगरे बलूचिस्तान में इस तरह के प्रॉक्सी आपने देखे हमले हुए हैं
और आपके पास एविडेंस है, यू हैव अ सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर, आपने कोई कह दिया कि हमारी गोली खाएं, अब आप गोली खाएं, ये आपने बात सुनी है? एक मुल्क के अंदर जो जिस तरह की ये बात करते हैं, सॉरी ये खासी घटिया बात की गई है इस सतह पे, किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इस लेवल की बात करता नहीं है। दूसरी बात, इनके अब घूम रहे हैं जत्थे सड़कों पे, एक वीडियो चल रहा है नागपुर का, आपने देखा होगा, जो मैं इसलिए इसकी बात अक्कासी करना चाहती हूँ ये कि ये एक नया हिंदुस्तान है जो दुनिया को बाहर ये कुछ कह रहे हैं, अंदर कुछ और बन चुका है। ये हिंदुत्व रिपब्लिक बन गई है जी। और इनके जो जत्थे फिर रहे हैं, ये बच्चे भी अब डंडे लेके फिर रहे हैं पूरे पूरे शहरों में, उनको मार्शल म्यूजिक के साथ चलाया जा रहा है। नागपुर की क्लिप आपने देखी होगी। जी जी, स्क्रीन पे भी चला रहे हैं, हमने अपने आवाम को दिखाई भी और स्क्रीन पे भी चल रही है, जब आप बात कर रही हैं वो क्लिप चल रही है, जहाँ हिटलर लिखा हुआ है, जी, जी, वो सब चल रहा है। अब तो आप देखें ये एक जंगजू स्टेट बनती जा रही है। ये एक इनकी जो डॉक्ट्रिन है, ये हिंदुत्व रिपब्लिक बन गई है जिसमें ये अपनी शनाख्त ही इस तरह की जंगजू आइडियोलॉजी पर करते हैं। और आपको पता है वो और शेख साहब मुझे ये भी बताएगा कि आपने, क्योंकि जाहिर है बाहर आप सफ़ीर रही अमेरिका में, इस दफ़ा अमेरिका से, दीगर ममालिक से या फिर मीडिया से भी इन्हें वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला जिसकी तवक्को कर रहे थे मोदी। जब ये जो विजुअल्स हैं जो इस वक्त स्क्रीन पर चल रहे हैं, जो जिसका आप भी जिक्र कर रही हैं, या जो कुछ वो भारत में कर रहे हैं, बैनुल-अक़वामी जो बाकायदा तौर पर सिफारती मिशंस हैं और मीडिया वो नोट करता है इन बातों को, वहां पर भी ये बातें रजिस्टर हो रही होंगी कि भारत क्या बनता जा रहा है? बहुत अहम सवाल किया। देखिए, बहुत लोग मसरूफ होते हैं, उनके रेडार, उनके टेबल पे, उनके मेमो पैड्स पे कुछ और होता है। और बहुत सारे जो वफूद होते हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, उनके अक्सर और बेशतर जो असिस्टेंट बना के, हमें तो अपना काम करना पड़ता है, लेकिन ख़ासतौर में वेस्टर्न ममालिक में वो ब्रीफ बना हुआ होता है। ब्रीफ में अक्सर इनके इंडियन ओरिजिन के असिस्टेंट्स होते हैं। अब तो ये भी होने लगा ना। सो वो ये देख नहीं पाते हैं। मैंने तो कहा कि हमें एक डिजिटल ब्रीफ ले जाना चाहिए, वो देखें लोग। मैं तो जब एम्बेसडर थी तब भी डिनर टेबल के सामने मैंने स्क्रीन लगा दी थी कि आप लोग देखें हो क्या रहा है। सो पीपल यूज नीड टू रजिस्टर। सबके रेडार पे कभी किसी के यूक्रेन जंग है, किसी का कुछ और, एक अपनी इकोनॉमी है, ये चीजें होती हैं। तो आपने ये सारे ताने बाने मिला के, और उस हिंदुत्व जो स्टेट बन गई है उसका जो नया डॉक्ट्रिन है, और मोदी ने अभी फिर कहा ना गोली, ये एक डॉक्ट्रिन मेरी नज़र में परपेचुअल वॉर डॉक्ट्रिन है, यानी मुस्तकिल जंग की डॉक्ट्रिन है कि मैं हिंदुस्तान को, चाहे बिहार इलेक्शन हो, कुछ भी हो, और उनके खारजा वजीर यशवंत सिन्हा पहले जो होते थे, उन्होंने ये कहा भी है कि ये इसलिए कर रहे हैं, इनका बिहार इलेक्शन है, और ये, मगर इनके इलेक्शन तो होते रहते हैं। तो ये हिंदुस्तान को परपेचुअल वॉर में रखना चाहते हैं? दूसरी बात देखिए, इनका मसला ये है कि इनको हेडलाइन बदलनी है। हेडलाइन इस वक्त इनके फेवर में नहीं है, ये जरा शज़दर रह गए शाहजेब साहब। द हेडलाइन डिड नॉट फेवर इंडिया आइदर एट होम और अब्रॉड। उनकी प्रॉक्सी जंगें चल रही हैं, कनाडा में हो जाए, अमेरिका में, उनके एक नई प्रोफाइल बनती जा रही है। लेकिन लोगों ने, आप सही सवाल पूछ रहे हैं, रजिस्टर नहीं कर पाते इतना जितना होना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, कुछ तो रजिस्टर हुआ है, क्योंकि इनको वो रिस्पांस नहीं मिला जब इन्होंने जंग का तबल बजाया। और फिर जब आप जाएंगे तो क्या मुकदमा पाकिस्तान का लेके जाएंगे? जब आप कह रहे हैं हम डिफेंसिव नहीं होंगे, हमारे पास मुकदमा मौजूद है, तो क्या ऐसा मुकदमा है जिसको आप ले जाके पेश करेंगे पाकिस्तान का? देखिए, क्योंकि ये हमसे पहले मतलब उजलत में पहुंच गए हैं, कांग्रेस भी वहां नहीं है, तो हम जाना चाहते हैं। जैसे चेयरमैन बिलावल ने कहा, देखिए मैं किसी जल्दी में नहीं हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट इन माई केस। मुझे जो जाना है वहाँ मीटिंग्स, क्वालिटी मीटिंग्स हों जो मैटर करती हों। तो आप जब अपॉइंटमेंट्स करें इस तरह के, हम जाके वहाँ बैठ नहीं जाएं इधर उधर बातें करने। इट शुड बी वेरी टारगेटेड। और वो आके चले जाएं या फिर रहे हों, जो भी लोग, इट डजंट मैटर। उनको अपना बयानिया रखना है, और उनका बयानिया बहतान का बयानिया है। वी आर वेरी क्लियर। उनका एक माजी की बुनियाद पे वो कोई नई बात नहीं कर पाते। आप नोट कीजिएगा, वो नई बात नहीं कर पाएंगे, वो माजी बार बार गाड़ के निकालेंगे। पठानकोट की स्टोरी भी बहुत दिलचस्प है, जो उनके फेलियर्स थे वहां जाके, उनकी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं प्रूव कर सकी, तो वो इसको इस तरह समोसा बना रहे, कवर अप कर रहे हैं। और दूसरी बात ये देखिए, बहतान लगा के जब वो जाएंगे,
तो आई थिंक हम काफ़ी इस दफ़ा स्मूथली मैनेज, क्योंकि हमने बर वक्त काम किया है और इस वक्त अपना बयानिया मेंटेन करें, दिखाएं कि रियासती दहशतगर्दी क्या होती है, परपेचुअल वॉर क्या होती है, और मोदी साहब जो नया सब कह रहे हैं ना, ही इज ट्राइंग टू सेट अ न्यू नॉर्मल, वो हो नहीं रहा इनसे, मगर तो वो एक नया एबनॉर्मल सी चीज़ कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो पानी की वेपनाइजेशन हो, पानी पर जंग शुरू करना चाहते हैं वो, और जो कभी नहीं हुआ है। आपने देखा है, इट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ, कितनी जंगें गुजर गई, लेकिन सिंतास मुआहदा नहीं चैलेंज हुआ। तो इनकी एक इनफरादी और यूनिक सोच है। ये भारत की जो इनकी शिकस्त हुई है ना, इनके जो जेट्स डाउन हुए हैं वगैरह, और जिस तरह सीज फायर की बात की गई, हाइफनेशन किया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने बार बार दोहराई है बात कि मैं मीडिएट कर चुका हूँ इसमें। ये बार बार इनके फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी नहीं हुआ नहीं हुआ, लेकिन अब वो हकलाने लगे हैं जब उनसे सवाल होता है। तो ये सारी बातें अब ये पाइल अप हो रही हैं और इनको बहुत सख्त मिर्चें लगी हुई हैं। ये एक कोई इन्होंने पहले मिस एडवेंचर ये किया है, मुसल्लत की जंग पाकिस्तान पे। अब हम जाके जो कहेंगे वो मैं पेपर आउट तो नहीं करूंगी, लेकिन आपको पता है जनरल बयान, आप कॉन्फिडेंट हैं कि पाकिस्तान के पास एक अच्छा केस है प्रेजेंट करने के लिए? बहुत वी आर ऑल कॉन्फिडेंट कि पाकिस्तान के पास बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग केस है, और कि भारत खुद क्या बन गया है और क्या करना चाह रहा है खित्ते में। इट इज द डिस्टेबलाइजिंग पावर, इट इज एन अग्रेसर, और ये जो है इनका अपना जो रिकॉर्ड दुनिया में बनता जा रहा है, प्रोफाइल जो बनता जा रहा है, वो एक एक्सट्रीम राइट विंग एक्सक्लूशन वाली, मतलब लोगों को आप सिर्फ भुगतान की बात नहीं कर सकते, वो अपने मुल्क के अंदर क्या कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ, हर अक़लियत के साथ उनकी जंग है। तो ये एक बहुत ख़तरनाक रियासत बनती जा रही है जो अपने आप को दुनिया में कुछ और पोजीशन करती है और कर कुछ और रही है। एंड ही इज़ डूइंग समथिंग जो वो इजराइल की प्लेबुक लेके करना चाह रहे हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। जो इनको हद मिल गई है ना, रेड लाइन नहीं मिल गई पाकिस्तान में, इनको एक हद मिली है एंड देयर इन शॉक ओवर दैट। वो समझ रहे थे कि उनको सारी दुनिया सराहेगी, उनके सारे एलाइज उनको सराहेंगे। किसी ने एक लफ्ज़ नहीं बोला अदर देन दोनों साइड्स की जी वी शुड के जंग ख़त्म होनी चाहिए, जो तो बहुत माकूल बात है, हम भी वही कह रहे हैं। तो हम तो जंग नहीं चाहते, हम मुस्तकिल अमन की बात करते रहें। ये अब माजी की बातों पे इनका इन्हिसार है कि फला इन्वेस्टिगेशन और बस उसको स्पिन देना। तो बेसिकली ये झूठ की बुनियाद पर इन्होंने एक नया पूरा और फेक न्यूज़ तो इस दफ़ा इतनी ज़्यादा इस्तेमाल हुई कि मैं समझती हूँ कि इस पर एक पूरा सेमिनार हो सकता है, वहाँ होना चाहे तो हम जरूर करें। बहुत शुक्रिया सेनेटर शरीर रहमान साहब हमारे थी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आप खबर आपके सामने रखें। गजा में इसराइली जारियत की वजह से सूरत हाल संगीन है। महदूद इमदाद की इजाज़त के बावजूद इलाके में खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत है, जबकि आज भी इसराइली फोर्सेज ने गजा में शदीद बमबारी की है, जिसमें 30 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। सारी सूरत हाल में अब आलमी मीडिया दावा कर रहा है कि हमास ने गजा में जंगबंदी के अमरीकी मुआहदे पर इत्तफाक कर लिया है। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक एक फ़लस्तीनी ओहदेदार ने बताया है कि हमास ने गजा में जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ की जानिब से पेश की गई एक नई तजवीज़ को कबूल कर लिया है। ये पेशरफ्त इसराइल के साथ मुमकिना तौर पर जंग के खात्मे की राह हमवार कर सकती है। यह नई तजवीज़ हमास को सालिसों के जरिए मौसूल हुई। एक जरिए के मुताबिक इस तजवीज़ में 10 जिंदा इसराइली यरगमालियों की रिहाई शामिल है, जिन्हें हमास 2 ग्रुपों में रिहा करेगा और इसके बदले में 70 दिन की जंगबंदी और गजा से इसराइली फौज का जुज़वी इनखिला होगा। तजवीज़ में यह भी शामिल है कि इसराइल मुतादिद फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, जिनमें तवील सजाएं काटने वाले सैकड़ों अफराद शामिल हैं। इसराइल की जानिब से फौरी तौर पर इस मुआहदे पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। रॉयटर्स 70 दिन की जंगबंदी रिपोर्ट कर रहा है, ताहम अल जज़ीरा के मुताबिक मुआहदे में 60 दिन की जंगबंदी शामिल है और इसके तहत 10 जिंदा यरगमालियों की रिहाई के साथ साथ चंद अफराद की लाशें भी वापस की जाएंगी। बदले में फ़लस्तीनी कैदियों को 2 मराहिल में रिहा किया जाएगा। पहले मरहले में 5 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा, जबकि बाकी 5 को जंगबंदी के 60वें दिन रिहा किया जाएगा। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली हुकाम ने खबरों की तरदीद कर दी है। उनका कहना है कि अगरचे मुज़ाकरात जारी है, लेकिन इसराइल ने किसी बात पर इत्तफाक नहीं किया और उनके इल्म में यह भी नहीं है कि हमास ने किसी तजवीज़ को मंजूर किया हो। अल जज़ीरा के ज़राए के मुताबिक तजवीज़ के तहत सदर ट्रंप इस मुआहदे की ज़मानत
देंगे और इसराइली फौज की गजा से इनखला को यकीनी बनाएंगे। तजवीज़ में मुआहिदा नाफिज होने के पहले दिन से ही गजा में गैर मशरूत इंसानी इमदाद की फराहमी की जमानत शामिल है। ज़राए का कहना है कि ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने यह मुसविदा इसराइली हुकूमत को भेज दिया है और उनके जवाब का इंतजार किया जा रहा है। रॉयटर्स ने एक इसराइली एहलकार के हवाले से बताया है कि उन्होंने जंग बंदी की इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। इसराइली एहलकार ने खबर रसाई एजेंसी को बताया कि कोई भी जिम्मेदार हुकूमत इस किस्म के मुआहदे को कबूल नहीं कर सकती। उन्होंने हमास के इस दावे को भी रद्द कर दिया कि यह मुआहदा अमरीकी तजवीज़ से मुताबिकत रखता है। इस सारी सूरत हाल में गजा में इसराइली जारियत हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार कर रही है। इसराइली फोर्सेस सिविलियंस को बराह रास्त निशाना बना रही हैं और हालिया हमलों में गजा के बच्चे और अस्पताल खास तौर पर इसराइली जारियत का शिकार है। इस सारी सूरत हाल में इसराइली फौज ने ऐलान किया है कि वो गजा के 75% हिस्से पर मुकम्मल कब्जा करने का इरादा रखती है। हालांकि गजा की हुकूमत के मुताबिक 77% तक गजा पहले से ही इसराइली फोर्सेस के कंट्रोल में है। इसके अलावा सख्त आलमी दबाव के बाद इसराइल ने गजा में तकरीबन 3 माह बाद महदूद पैमाने पर इमदाद दाखिल होने की इजाज़त दे दी है। ताहम अब भी गजा में खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत है, जबकि इसराइल गुज़िश्ता कई दिनों से गजा में इमदाद की तकसीम के लिए एक नया मनसूबा पेश कर रहा है, जिसके तहत वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए गजा में अपनी निगरानी में इमदाद तकसीम करेगा। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुख्तलिफ आलमी इदारों ने इसराइल के इस प्लान पर शदीद तनकीद की है, जबकि अब इस प्लान में शामिल एक NGO के सरबराह ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। जुमे को गजा में होने वाले एक दिल दहला देने वाले वाक़े का जिक्र करते हैं, जिसमें इसराइली फोर्सेस की एक स्ट्राइक में एक ही ख़ानदान के 10 में से 9 बच्चों को जलाकर शहीद कर दिया। जुमे को इसराइली फोर्सेस ने गजा में एक डॉक्टर अला नजर के घर पर फिजाई हमला किया, जिसमें डॉक्टर के 10 में से 9 बच्चे शहीद हो गए। BBC से बात करते हुए डॉक्टर हमदी नजार के भाई अली नजार और उनकी भतीजी समा नजार ने हमले की तफसीलात बताई। मेरे अंकल की बीवी डॉक्टर आला बच्चों की डॉक्टर हैं। वो बच्चों का इलाज करती हैं और एक लम्हे में उनके अपने बेटे और बेटियां याह्या, सिद्रा, लुकमान, सादेन, रिवाल, जिब्रान सब उनके हाथों में दम तोड़ गए। सिविल डिफेंस के एक कारकुन ने मुझे एक लाश पकड़ाई। डॉक्टर आला जो मेरे सामने खड़ी थी ने उसे पहचान लिया। वो बोली ये रिवाल है, इसे मुझे दे दो। देखे माँ की फितरी मोहब्बत, जैसे उनकी बेटी अब भी जिंदा हो। उन्होंने उसे अपनी बाहों में लेने की ख्वाहिश की। वो उसे गले लगाना चाहती थी, ये भूलते हुए कि उनकी बेटी उनकी आंखों के सामने जल चुकी थी। इस सारी सूरत हाल में गजा में इसराइली कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं, जबकि इस दौरान इसराइली फोर्सेस मुनज़्ज़म अंदाज में गजा के अस्पतालों को निशाना बना रही हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक एक तिब्बी इमदादी इदारे की ओहदेदार का कहना है कि इसराइल गजा के निज़ाम सेहत को मुनज़्ज़म अंदाज में तबाह कर रहा है। बरतानिया में कायम मेडिकल एड फॉर पैलेस्टीनियंस की डेप्यूटी डायरेक्टर असील बेदौन के मुताबिक इसराइल ने अमलन गजा के निज़ाम सेहत को मफलूज कर दिया है। गजा भर में मौजूद 531 तिब्बी मराकिज़ में से 90% मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुके हैं और 1400 से ज़ायद तिब्बी अमले के अफराद शहीद हो चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जब मैं गजा में मौजूद डॉक्टरों से रब्ता करती हूँ तो वो थकन और भूख की शिद्दत से बात नहीं कर पाते। गजा में हर अस्पताल को निशाना बनाया गया है। इसराइल ने ये यकीनी बनाया है कि तिब्बी अमला या तो मारा जाए या कैद कर लिया जाए। असील बेदौन के मुताबिक ये वाक़यात महज इनफरादी नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की खुली खिलाफ वर्जी और गजा के निज़ाम सेहत को मुनज़्ज़म अंदाज में तबाह करने का हिस्सा है। इसी तरह गजा के अस्पतालों में काम करने वाली उर्दन की डॉक्टर तानिया हाज हसन ने गजा के अस्पतालों पर होने वाले इसराइली हमलों का आंखों देखा हाल बताया है और साथ ही उन्होंने डॉक्टर अला नजर की तकलीफ को बयान किया है। डॉक्टर अला गजा में अल नासिर अस्पताल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करती हैं। जब कल उनके बच्चे इसराइली स्ट्राइक में मारे गए तो उस वक्त डॉक्टर अला अस्पताल में जॉब पर थीं। उनके शौहर भी अस्पताल में फिजिशियन हैं। कल डॉक्टर अला ड्यूटी पर थीं कि उनके शौहर काम खत्म करके बच्चों के पास घर वापस पहुंचे तो घर पर हमला हो गया। फिर डॉक्टर अला को अस्पताल में बुलाया गया कि उनके बच्चों की लाशें शनाख्त के लिए अस्पताल में लाई गई हैं और फिर डॉक्टर एला हमारी एक साथी के साथ अपने बच्चों की शनाख्त के लिए गईं। हमारी जो साथी डॉक्टर एला के साथ गई थी उन्होंने मुझे बताया कि वो लाशों को नहीं देख पा रही थी क्योंकि वो इसराइली स्ट्राइक के बाद इस हालत में आ गई थी कि पहचानी ही नहीं जा रही थी। डॉक्टर एला के साथ वहाँ जितने भी साथी डॉक्टर्स मौजूद थे वो सब रोने लगे।
एक साथी ने बताया कि वो डॉक्टर एला के बच्चों की लाशें देखकर होश खोने लगी। अपनी साथी डॉक्टर के साथ बच्चों की लाशें अपने सामने देखना एक इंतहाई दर्दनाक लम्हा था। फिर उसके बाद 2 मजीद बच्चों की लाशें डॉक्टर एला के घर मलबे से निकाली गईं, मगर वो लाशें भी जल चुकी थीं और पहचानने के काबिल नहीं रही थीं। डॉक्टर एला के 10 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा बचा और उस बच्चे को सर्जरी से गुजरना पड़ा। डॉक्टर एला के शौहर इस वक्त आईसीयू में हैं और उनकी हालत बहुत नाजुक है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि ये सब नया नहीं है। इसराइल ये सब पहली दफा नहीं कर रहा। ये एक बार बार दोहराए जाने वाला अमल है जिसमें मासूम शहरियों और हेल्थ वर्कर्स को टारगेट किया जाता रहा है। 1400 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स अब तक मारे जा चुके हैं। ये तादाद सिर्फ हेल्थ वर्कर्स की है, जबकि उनके घर वालों के मारे जाने की तादाद इसके अलावा है। मैंने गाजा में जितने भी डॉक्टर्स और दीगर अमले के साथ काम किया, उनमें हर एक का कोई न कोई रिश्तेदार जरूर था जो इसराइली फौज के हमलों में मारा गया था। अभी गुज़िश्ता दिनों जब मैं गाजा में ही काम कर रही थी तो अस्पताल में मेरा एक साथी था जिसके खानदान के ज्यादातर अफराद पिछले साल मारे जा चुके थे। और फिर गुज़िश्ता दिनों अस्पताल में मेरी मौजूदगी में मेरे उस कुलीग को फ़ोन कॉल मौसूल हुई जिसमें उसे बताया गया कि उसका भाई और वालिद भी इसराइली फौज की बमबारी में मारे गए हैं और उसकी बहन का गर्दन के नीचे सारा जिस्म मफलूज हो चुका है। इसका मतलब ये है कि मेरे कुलीग की पूरी फैमिली या तो मारी जा चुकी है या फिर उनकी जिंदगी मफलूज हो चुकी है। हम उन लोगों को क्या बताएं और कैसे बताएं कि आज तक बार बार हर रेड लाइन को क्रॉस किया जा रहा है मगर कोई इसे रोकने को तैयार नहीं है। BBC के लिए नामवर प्रोड्यूसर्स के एक ग्रुप ने डॉक्यूमेंट्री बनाई जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स पर हमलों के हवाले से थी। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम मेडिक्स अंडर 5 है और उसकी प्रोडक्शन अब कई माह से ताखीर का शिकार है। मैं BBC पर जोर दूंगी कि वो जल्द अज जल्द इस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज करे। लोगों को समझ आनी चाहिए कि सिविलियंस, उनके खानदान और हेल्थ वर्कर्स को जानबूझकर एक हिकमत अमली के तहत मारा जा रहा है। Their families, healthcare workers are being intentionally and deliberately killed. The IDF have said in their statement regarding this डॉक्टर तानिया हसन, इसराइली डिफेंस फोर्सेस का कहना है, हमने सिविलियंस को पहले ही उनकी हिफाजत की खातिर हमले से पहले इस इलाके से निकाल लिया था और वो इस दावे का जायजा ले रहे हैं कि स्ट्राइक में सिविलियन मारे गए हैं। आप खुद गजा में अस्पताल में काम कर चुकी हैं और मैं आपकी आवाज़ में दर्द महसूस करती हूँ। आप अपने तजर्बे की रोशनी में गजा के हालात के हवाले से क्या कहेंगी? गाजा में 36 में से 35 अस्पतालों को इसराइली फौज टारगेट कर चुकी है। जिस अस्पताल में काम कर रही थी उसमें डॉक्टर एला काम करती हैं। उस अस्पताल पर भी ड्रोन से हमला किया गया था और उस वक्त मैं अस्पताल में ही मौजूद थी। मेरे से ऊपर वाले फ्लोर पर 2 मरीजों को इस स्ट्राइक में मार दिया गया और मुताद्दिद को जख्मी कर दिया गया और उसके बाद भी उस अस्पताल पर 23 मार्च के बाद 2 दफा हमला किया गया है। जिस कुलीग का मैंने जिक्र किया था उसने मुझे फोन किया और रोते हुए मैसेजेस भेजे और मैं उसका मैसेज आपके सामने पढ़ देती हूँ। उसने कहा कि सारी रात और सारा दिन दहशत तारी है और खौफ का समा है। मेरी उस कुलीग की भी आधी फैमिली इसराइली हमलों में मारी जा चुकी है। उसकी बहन और बहन की पूरी फैमिली मारी जा चुकी है। उसने कहा कि हम अपने प्यारों को याद करते हैं मगर हमारे पास उन्हें याद करके गम मनाने का भी टाइम नहीं है। बच्चों का वार्ड भर चुका है मगर इन छोटे बच्चों का आखिर जुर्म क्या है? और ये वो हकीकत है जो मैंने अपनी आंखों से गाजा में देखी थी। जिन बच्चों के आईसीयू में मैं काम कर रही थी वो भरा हुआ था। उन बच्चों से भरा हुआ था जो माजूर हो चुके थे, यतीम हो चुके थे। उनमें वो भी थे जिनका पूरा खानदान मारा जा चुका था और सिर्फ वही जिंदा बचे थे। जिनके वालिदैन जिंदा बच गए थे वो भी अपने बच्चों को देखने नहीं आ सकते थे क्योंकि वो खुद जख्मी हालत में बराबर वाली बिल्डिंग के आईसीयू में जेर इलाज थे। ये था गाजा में मेरा तजुर्बा इस साल का और यही मेरा तजुर्बा पिछले साल था। इसलिए इसराइली फौज के तर्जुमान की तरफ से मासूम लोगों को मारने का ये मज़ाक़खेज़ जवाब और इसे मीडिया पर चलाना अफसोसनाक है क्योंकि तमाम काबिल एतमाद ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और तमाम काबिल एतमाद ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस तसलसल के साथ एक ही बात कर रही हैं और कह रही हैं कि ये नस्ल खुशी है। वो कह रही हैं कि सिविलियन और ह्यूमैनिटेरियन इंफ्रास्ट्रक्चर को एक हिकमत अमली के तहत
टारगेट किया जा रहा है और बार बार किया जा रहा है। मुझे तो ये भी नहीं समझ आता कि इस्राएली फौज के इन झूठे दावों को एयर टाइम ही क्यों दिया जा रहा है। दूसरी जानिब अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात भी जारी हैं और दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के 5 दौर हो चुके हैं। सदर ट्रंप मुसलसल बातचीत को मज़बूत करार दे रहे हैं, जबकि ईरान मुज़ाकरात में नाकामी की सूरत में आगे बढ़ने का ऐलान कर रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि अगर अमेरिका के साथ जौहरी प्रोग्राम पर होने वाले मुज़ाकरात किसी मुआहदे तक ना पहुंच सके तो भी ईरान सर्वाइव करने की सलाहियत रखता है। यह बयान उस वक्त आया जब अमेरिकी सदर ट्रंप ने तेहरान के साथ हफ्ते के अख्ताम पर होने वाली बातचीत को बहुत अच्छा करार दिया था। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान की सरकारी मीडिया को बताया कि ऐसा नहीं है कि अगर वो हमसे मुज़ाकरात से इनकार कर दें या पाबंदियां आयद कर दें तो हम भूख से मर जाएंगे, हम जिंदा रहने का रास्ता तलाश कर लेंगे। पूरी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर कामरान बुखारी साहब, बुखारी साहब बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, गज़ा की पट्टी में हो रहा है, उस पर तो अब मगरबी ममालिक भी आवाज़ उठा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से नहीं उठाई गई, मगर कनाडा हो, बरतानिया हो, फ्रांस हो, वो आवाज़ उठा रहे हैं। अब एक और ख़बर आना कि हमास ने गज़ा में जंगबंदी के अमरीकी मुआहदे पर इत्तफाक कर लिया है। इसराइल अभी तक इसको का डिनाइल दे रहा है। आपको लग रहा है कि कोई ना कोई रास्ता निकलने जा रहा है, क्योंकि खबरें यही आ रही थी कि मुकम्मल कब्जा करने जा रहा है इसराइल गज़ा पर। देखें, ये जो खबरें होती हैं ना, तो इनको ज़रा परखने की ज़रूरत होती है। बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो बहुत सारे बयानात देते हैं, फिर उनको तोलना पड़ता है कि भाई वो हकीकत से कितने जो है जुड़े हुए हैं, या फिर ये है कि वो दबाव की हैसियत रखते हैं, यानी अपने हरीफ के ऊपर दबाव डालने के लिए और ग्लोबल परसेप्शन शेपिंग के लिए भी काम आते हैं। तो देखें, अल्टीमेटली तो कहीं ना कहीं तो जंगबंदी होनी है ना, और मुकम्मल तौर पे कब्ज़े का क्या मतलब है? मतलब इसराइल जो है उसके इर्द गिर्द बहुत सारे महाज हैं। अब वो गज़ा के ऊपर कब्ज़ा कर लेगा तो वो एक महदूद फ़ौज है ना, तो उसमें कितनी फ़ौज लगेगी वहाँ पे, कितने अरसे तक के लिए होंगे, फिर बाकी जो थिएटर हैं उनका क्या बनेगा, तो ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। मुझे लगता है हम बार्गेनिंग की जो है ना वो एक तवील बार्गेनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। अल्टीमेटली देखें, जो हदफ है ना वो अमेरिका का और इसराइल का, बाय द वे अमेरिका और इसराइल की पोजीशन में भी खासा जो है वो फ़र्क आ चुका है, खासा डिवर्जेंस है। लेकिन बहरहाल उनका जो इत्तफाक राय है वो इस बात पे है कि जब एवरीथिंग इज सेड एंड डन, फिर हमास की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। और आपको लगता है कि ये अमली तौर पर ये मुमकिन हो सकेगा और ऐसा हो जाएगा जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं? देखें, आप बदस्तूर देखें जो हमास के ऊपर दबाव पड़ रहा है, उनकी क़ियादत को मज़ीद जो सेकंड थर्ड टियर लेवल की क़ियादत भी उनकी, उसको भी निशाना बनाया जा रहा है, वो भी हलाक किए जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हमास के पास क्या है, ख़ुदकुशी तो नहीं करना चाहेगी ना वो भी, तो मतलब आइडियोलॉजिकल हैं वो, लेकिन तज्जिया में हम हर एक्टर को रैशनल एक्टर मानते हैं, वरना फिर हम तज्जिया नहीं कर सकते। तो जाहिर है एक हद तक ही वो दबाव जो है वो भी सह सकते हैं, और उनके ऊपर दबाव सिर्फ अमेरिका या इसराइल का नहीं है, अरब ममालिक का भी दबाव है उनके ऊपर। उनके अपने जो जिनके साथ उनके ताल्लुकात गहरे भी हैं, कतर हो गया, तुर्की हो गया, तो उनके भी दबाव उनकी तरफ से आ रहा है। तो अल्टीमेटली ये अब हम देखें, एंड गेम का हमें पता है कि एंड गेम क्या है, अब उसको इंजीनियर करने की जो है ना कोशिश है, और हमास ये कोशिश कर रही है कि कम से कम नुकसान हो। अगर हुकूमत को मतलब से दस्तबरदार होना ही है तो कम से कम नुकसान हो, और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमास की क्या हैसियत होगी, उसके बाद उसकी क्या पॉलिटिकल साख होगी, ये उनके कैलकुलस है। वैसे दूसरी तरफ ज़ाहिर मुज़ाकरात हो रहे हैं अमेरिका के और ईरान के ओमान की सालिसी में, मगर क्या समझा जाए, क्योंकि इसराइल का तो यही कहना है कि मुकम्मल तौर पर यूरेनियम अफजूदगी ख़त्म करे ईरान कह रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी आपको लग रहा है कि जिस सिमत में जा रहे हैं कुछ ना कुछ डील हो जाएगी? देखिए, मैं समझता हूं कि वहां पे भी अगर हम मतलब अब देखें ना, अब ये कोई 6 राउंड हो चुके हैं टॉक्स के, तो कहीं भी 6 राउंड नहीं होते कि अगर आपने पहले से जो है मुआहदा करने के लिए एक तरह से रजामंदी का इजहार नहीं किया हुआ। सवाल ये है कि मुआहदा की आखिरी शक्ल क्या होगी, यानी फिर वही मैं कहूँगा मुआहदे की इंजीनियरिंग क्या है, इंजीनियरिंग और उसके डिटेल्स क्या होंगे।
तो अब जाहिर है जब ईरान कहता है कि जी हम ये नहीं करेंगे, तो फिर अमरीकी साइड पर दबाव आता है कि अच्छा फिर जो है कम से कम रखो। अब वो कम से कम पे बात होती है तो फिर अमरीकी साइड से, इसराइली साइड से दबाव आ जाता है कि भाई अगर जो है आप इस पे लचक का इजहार कर रहे हैं तो ये तो मतलब मामला गड़बड़ है। तो ये बैक एंड फोर्थ ये नेगोशिएशन का हिस्सा है। मैं नहीं समझता कि किसी भी बार्गेनिंग में जल्द अज जल्द जो है फरीकैन जो हैं वो आपस में मिल बैठ के तो कोई मसला हल कर लेते हैं। ये चीज़, और देखें ये बड़ा देरीना मसला है, कई दिहाइयों पे मुहित ये तनाज़ा है, तो ये अचानक तो साफ़ सुथरा नहीं होगा ना, अचानक तो हल नहीं एक दिन निकल आएगा। तो ये एक प्रोसेस का हिस्सा है। अब देखिए आगे चल के क्या होता है। मैं यही तो नहीं कहूँगा कि ये डन डील है, लेकिन अगर वो 6 राउंड ऑफ मुज़ाकरात हैं और फिर जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, ईरान को अशद ज़रूरत है रिलीफ की सैंक्शन से, तो मैं नहीं समझता कि ये खिंच पाएगा। लेकिन देखें अब ये एक अमल का हिस्सा है, इसको हम जो है बारीकी से देख रहे हैं। मेरा अपना तो मानना ये है कि अगर ईरान जो है मुआहदा नहीं करता तो उसका बहुत सख्त नुकसान हो जाएगा। वो जो इस वक्त बैड पोजीशन में है वो बैड टू वर्स हो जाएगी। बहुत शुक्रिया कामरुल बुखारी साहब का तज़िया आपने शामिल करते हैं। एक और अहम डेवलपमेंट आपके साथ रखी। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर के क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम में HBL PSL 10 का सनसनीखेज़ फाइनल लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान हुआ, जिसमें लाहौर कलंदर्स ने 4 विकेटों के नुकसान पर 202 रन का हदफ 19.5 ओवर्स में हासिल करके 6 विकेटों से फतह हासिल की और 4 साल में अपना तीसरा PSL टाइटल जीत लिया। आखिरी 3 ओवर्स में मैच इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज हो गया था। लाहौर कलंदर्स को आखिरी 3 ओवर्स में 47 रन दरकार थे, जो 19वें ओवर में 31 रह गए और फिर मोहम्मद आमिर ने 19वें ओवर में 18 रन दिए तो आखिरी ओवर में कलंदर्स को जीत के लिए 13 रन दरकार थे, जबकि सिकंदर रजा और कौशल परेरा क्रीज पर मौजूद थे। दोनों ने जारहाना अंदाज अपनाया और आखिरी ओवर में सिकंदर रजा ने शानदार बैटिंग का मुजाहिरा करते हुए एक छक्का और एक चौका लगाकर मैच एक गेंद पहले ही खत्म कर दिया। बरतानिया से हंगामी तौर पर लाहौर पहुंचने वाले सिकंदर रजा ने ना सिर्फ बैटिंग में शानदार कारकर्दगी दिखाई, बल्कि बॉलिंग में भी राइली रोसो की अहम विकेट हासिल की। क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में हज़ारों तमाशाइयों ने PSL 10 का फाइनल देखा, कलंदर्स को सपोर्ट किया, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। अमेरिका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर भी लाहौर कलंदर्स की दावत पर फाइनल देखने क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंची। कलंदर्स की जर्सी पहने नेटली बेकर ने पूरा फाइनल मैच देखा। लाहौर कलंदर्स की जीत के बाद उन्होंने फातेह टीम के साथ ग्राउंड का चक्कर लगाया, ट्रॉफी के साथ तस्वीर खिंचवाई। इख्तितामी तकरीब में सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी के साथ शरीक हुई। इसके अलावा हर साल की तरह इस दफ़ा भी PSL से मोहम्मद नईम, हसन नवाज, ख्वाजा नाफे और मुआज सदाकत जैसे खिलाड़ी सामने आए हैं, जिन्होंने टैलेंट दिखाया। कुछ खेल चुके हैं, कुछ मुस्तकबिल के लिए अच्छा टैलेंट नजर आ रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इतना दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।